करवा चौथ पर बहन बनी सौतन। अरे बेटा मोहित, अच्छा हुआ तू यहाँ पर है। देख, करवा चौथ की कथा पढ़ने का समय हो रहा है और अभी तक अरेंजमेंट पूरी तरीके से नहीं हुई। बेटा तू सारी अरेंजमेंट जल्दी से करवा दे। मैं औरतों को बुलाने के लिए निमंत्रण भिजवा देती हूँ। कोई बात नहीं माँ, मैं अरेंजमेंट करवा देता हूँ। तभी मोहित एक फूल वाले आदमी से कहता है, अरे भैया, ये फूलों की टोकरी यहाँ क्यों रखी है? चलो इसे उठाकर सजवाओ। वो फूलों को देख रहा होता है। जैसे ही वो पीछे मुड़ता है तो उसकी टक्कर तारा नाम की एक लड़की से हो जाती है। अरे वाह यार, ये लड़की कितनी खूबसूरत है। पहली बार इतनी खूबसूरत लड़की देखी है मैंने। मुझे तो पता ही नहीं था कि शारदा आंटी का बेटा इतना बड़ा हो गया है और कितना हैंडसम है। ये बिल्कुल मेरे बॉयफ्रेंड बनने के लायक है। तभी तारा की बहन कृति आ जाती है। कृति रंग में काली थी तो वहीं तारा बहुत सुंदर और गोरी थी। वहीं उसका पहनावा बिल्कुल मॉडर्न लड़कियों जैसा था। अरे तारा, ये सामान कहाँ रखना है? मोहित कृति के हाथों से सारा सामान ले लेता है। अरे मेरे होते हुए आपको चिंता करने की क्या जरूरत है, मैं इन सामान को सही जगह पर रख दूंगा। कीर्ति और तारा दोनों ही अपनी माँ के लिए वहां पर आई थी, लेकिन वहां दोनों बहनों को एक ही लड़के से प्यार हो जाता है, जिसके बाद सभी औरतें एक गोल घेरा लगाकर बैठ जाती हैं, जिसमें औरतें अपनी अपनी थालियां एक दूसरे को गोल चक्कर की तरह देने लगती हैं। ये नजारा तारा और कृति देख रही होती हैं। जब मेरी शादी हो जाएगी तो मैं भी इसी तरह अपने पति के लिए व्रत रखूंगी। ऐसे फालतू की ड्रामा तो तुम ही कर सकती हो। तारा की ये बातें शारदा कथा सुनते हुए सुन लेती है, जिसके चलते शारदा तारा को देखकर मुंह बना लेती है। पूजा खत्म होने के बाद सभी औरतें चांद के निकलने का इंतजार करती है और जैसे ही चांद निकल कर आता है सभी औरतें चांद को देखकर अपने पतियों के हाथ से पानी पीती हैं और अपना व्रत तोड़ लेती हैं। जैसे ही शारदा अपना व्रत खोलकर घर में आती है, उसका बेटा उससे कहता है, माँ मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात कहनी थी। देखो, दरअसल इस करवा चौथ के फंक्शन में ना 2 लड़कियां आई हुई थी। माँ मुझे उनमें से एक लड़की बहुत पसंद आ गई है। क्या आप मेरी शादी उससे करवा देंगी? लो जी लो, क्या जमाना आ गया है। पहले तो माँ पिता अपने बच्चों के लिए रिश्ता ढूंढा करते थे, लेकिन अब तो बच्चे खुद ही अपने लिए लड़कियां पसंद कर लेते हैं। वैसे मैं समझ गई तुझे कौन सी लड़की पसंद आई है। चिंता मत कर बेटा, मैं तेरी शादी इस लड़की से जरूर करवाऊंगी। शारदा ऐसा कहकर मोहित को खुश कर देती है और कुछ दिन बाद शारदा उर्मिला के घर जाती है। देखो उर्मिला, दोनों बच्चे एक दूसरे को पसंद करते हैं। तू तो मेरी पहले से ही सहेली है, तो मैं सोच रही थी कि क्यों ना इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल दिया जाए। बहन, तेरे घर के रिश्ते के लिए कौन ही मना करेगा। मेरी बेटी के तो भाग्य ही खुल जाएंगे तेरे घर में आकर। लेकिन मेरी 2 बेटियां हैं, तुझे कौन सी बेटी से अपने बेटे का रिश्ता करवाना है? तेरी बड़ी बेटी और मेरा बेटा एक दूसरे को पसंद करते हैं और तेरी बड़ी बेटी बहुत संस्कारी है। मुझे तो ऐसी ही बहू चाहिए थी। रसोई के पर्दे के पीछे छुपकर तारा और कृति ये बात सुन लेती है। कृति अपने मन ही मन बहुत खुश हो रही होती है, लेकिन वहीं तारा अपने मन ही मन में कहती है, आजकल के लड़के तो होते ही ऐसे हैं, दोनों हाथों में लड्डू चाहते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीतने के बाद शादी का दिन आ जाता है और मोहित की शादी कृति से हो जाती है। सुहाग रात के लिए जब मोहित अपने कमरे में जाता है तो वो अपनी पत्नी का घूंघट ऊपर करता है। वहां तारा की जगह कृति बैठी होती है, जिसे देखकर मोहित हैरान रह जाता है। ये कैसा मजाक है? तुम यहाँ क्या कर रही हो? मोहित जी, ये कैसी बातें कर रहे हो? आपकी शादी मुझसे हुई है। क्या आपको याद नहीं कि हमने आज ही 7 फेरे लिए थे? मोहित के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और तुरंत तारा को फोन करके एक कैफे में बुलाता है। मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि तुमने मुझसे शादी क्यों नहीं की? ज्यादा झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा प्यार का सिलसिला मेरी बड़ी बहन कृति से चल रहा है और तुम मेरे साथ नैन मटक्का कर रहे थे। लगता है माँ से कोई भूल हो गई है। मैंने तो माँ को तुम्हारे रिश्ते के लिए भेजा था। लेकिन तुम्हारी माँ तो कृति के लिए रिश्ता लेकर आई थी। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकता। क्या हम साथ नहीं रह सकते? मैं कृति को डिवोर्स भी दे दूंगा, फिर हम दोनों शादी कर लेंगे और एक साथ रहेंगे। अगर तुम सच में मुझसे प्यार करते हो तो ठीक है, हम आज से एक रिश्ते में रहेंगे। उस दिन के बाद से दोनों छुप छुप कर मिलने लगते हैं। इस बात का कृति को जरा भी अंदाजा नहीं था। वहीं दूसरी तरफ मोहित ने शादी के पहले दिन से ही कृति को अपनी पत्नी स्वीकारने से मना कर दिया था। कुछ समय बीतने के बाद कृति का पहला करवा चौथ का व्रत आता है।
जिसके चलते उसकी सास शारदा उसको सरगी देती है। कुछ दिनों बाद तुम्हारा करवा चौथ का व्रत आ रहा है, अच्छे से खा पी लेना पहले ही। आप बहुत अच्छी है सासू माँ, आपके रहते यहाँ माँ की कमी महसूस नहीं हुई। कुछ दिन बीतने के बाद करवा चौथ का व्रत आ जाता है। शारदा अपनी बहू को सुबह 4 बजे सरगी देती है। वहीं मोहित सुबह से ही घर से गायब होता है। अरे आप कहाँ हो? आपको पता है ना आज करवा चौथ का व्रत है। हाँ तो मैं क्या करूं, मेरे पास इन सब के अलावा और भी बहुत सारे काम हैं। फोन रखो, मुझे दोबारा फोन मत करना। ऐसा कहकर मोहित फोन काट देता है। क्या हुआ बहू, क्यों परेशान हो? कोई बात है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी परेशानी का हल ढूंढती हूँ। कुछ नहीं माँ जी, वो बस ऐसे ही पहली बार करवा चौथ का व्रत रखा है, शायद इसीलिए। कृति अपनी सास की बात को टाल देती है, जिसके बाद वो भूखी प्यासी चांद के निकलने के बाद मोहित के आने का इंतजार करने लगती है। मोहित जी ने तो मुझे कॉल करने के लिए मना किया था, कॉल करूं या नहीं? तभी वहां शारदा आती है। क्या हुआ बहू, मोहित अभी तक नहीं आया? नहीं माँ जी, मैं कब से उनका इंतजार कर रही हूँ। शारदा खुद ही अपने फोन से मोहित को फोन करती है। अरे बेटा, कब से बहू तेरा इंतजार कर रही है और तू इतनी रात हो गई है अभी तक घर नहीं पहुंचा। हाँ माँ, बस थोड़ा सा ही काम बचा हुआ है, उसे खत्म करके फौरन घर पर आता हूँ। मोहित अपनी माँ से भी झूठ बोलता है। वो तारा के साथ एक कैफे में बैठा होता है। तुम मुझसे कोई प्यार नहीं करते, तुमने अभी तक मेरी बहन से डिवोर्स तक नहीं लिया। तारा जान, तुम ये कैसी बात कर रही हो यार, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। देखो मैं तुम्हारे लिए तोहफे भी लेकर आया हूँ। तोहफे देखकर तारा बहुत खुश होती है और उन्हें खोलकर देखने लगती है। तारा की खुशी देखकर मोहित को भी बहुत खुशी होती है। तभी चांद की तरफ देखकर मोहित एक गिलास में पानी लिए तारा को पिलाने लगता है। पानी क्यों पिला रहे हो मोहित मुझे? मैंने कौन सा करवा चौथ का व्रत रखा है जो मुझे पानी पिला रहे हो? क्या क्या कहा तुमने? तुमने करवा चौथ का व्रत नहीं रखा मेरे लिए? लेकिन मैंने तो तुम्हारे लिए करवा चौथ का व्रत रखा है। ओह गॉड मोहित, तुम पागल हो गए हो। ये ड्रामे मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ये सुनने के बाद मोहित को अंदर ही अंदर बहुत बुरा लगता है। तो वहीं दूसरी तरफ ये सब वहां पर छुपकर कृति देख लेती है और सारी बातें सुनने के बाद अपने आप से कहती है, हे भगवान, मैं क्यों आई यहाँ पर मोहित जी की लोकेशन ट्रेस करके? यहाँ जो मैंने देखा वो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मेरी बहन मेरी सौतन बन गई है और मेरा पति मेरी बहन के लिए करवा चौथ का व्रत रखकर घूम रहा है। छी छी, मैं ही इनके बीच में आ गई। कृति बहुत उदास हो जाती है और वो रोते हुए वापस अपने ससुराल लौटती है, जहां वो अपने कमरे में रोते हुए अपने कपड़े बैग में पैक कर रही होती है। क्या हुआ बहू, तो रो क्यों रही है? सब कुछ ठीक तो है ना? कृति अपनी बहन और अपने पति के प्यार के बारे में अपनी सास को सब कुछ बताती है। अब और इस घर में नहीं रह सकती माँ जी। वैसे भी मोहित जी मुझे डिवोर्स देने वाले हैं। आप डिवोर्स के पेपर मेरे घर ही भिजवा देना। बेकार में मैंने उनके लिए करवा चौथ का व्रत रखा। ये सब दूर खड़ा मोहित भी सुन लेता है। ये मैंने क्या किया यार, जिसने मेरे लिए पूरे दिन भूखे रहकर करवा चौथ का व्रत रखा, उसका दिल मैंने तोड़ दिया। और जिस लड़की को मेरी पड़ी ही नहीं है, उसके प्यार में मैं अंधा हो गया था। अब मुझे मेरी गलती सुधारनी होगी। मोहित ऐसा सोचकर सीधा कृति के पैरों में जाकर गिर जाता है और माफी मांगता है। मुझे माफ कर दो कृति, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, बहुत बड़ी भूल हो गई है। मैं तुम्हारे बहन के प्यार में इतना गिर गया था कि मैंने तुम्हारे बारे में एक बार भी नहीं सोचा, और तुम्हारी बहन मेरे जज्बातों के साथ खेलती रही। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। मुझे इस रिश्ते को फिर से ठीक करने का एक मौका दे दो प्लीज। मैं एक मौका चाहता हूँ, एक आखिरी मौका मुझे दे दो प्लीज। कृति मोहित से बहुत प्यार करती थी, जिसके चलते वो मोहित को एक आखिरी मौका दे देती है। जिसके बाद कृति चांद को देखकर मोहित के हाथों से पानी पीती है और अपना करवा चौथ का व्रत तोड़ती है। और अब वो दोनों पति पत्नी एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। हे भगवान, कितनी दूर रहती है माधुरी मैडम, मुझे ही जाना पड़ गया। इस ऑर्डर के मुझे पैसे मिल जाएंगे तो घर जाकर बच्चों के लिए पूड़ी कचौड़ी बना दूंगी। बड़े टाइम से कह रहे हैं। खुद से बात करते हुए अमरावती जा रही थी कि सुधा नाम की औरत से टक्कर हो जाती है। तभी वो अपनी थाली बचाकर कहती है, अरे ओ अम्मा, तुम्हारी आंखों की पतली खराब है क्या? अगर अभी मेरा करवा चौथ का सामान गिरकर खराब हो जाता तो मैं तुम्हें छोड़ती नहीं, ऊपर से विधवा हो। अरे बेटा माफ करना, गलती से हो गया, मैंने देखा नहीं। तो चश्मा लगवा लो ना, ये कहकर सुधा चली जाती है। अरे बेटा, मैं इतनी गरीब हूं कि मेरे पास चश्मा खरीदने के पैसे भी नहीं हैं। आज करवा चौथ है, वो दिन मुझे आज भी याद है
जब कमलेश जी करवा चौथ के दिन मेरे लिए गजरा लेकर आए थे और अपने हाथों से उन्होंने मेरे बालों में लगाया था। अब गजरा लगाकर तुम और भी ज्यादा सुंदर लग रही हो और ये मोगरे की खुशबू तो मुझे ले ही डूबेगी। यशोदा श्रृंगार के साथ तुम्हें आज भी देखता हूँ तो अपनी शादी के पुराने दिन याद आ जाते हैं। ओफो, आप भी ना बड़े वो हो, शर्म कर लीजिए। आपके बच्चे यहीं पर हैं और 10-15 साल के हैं। बूढ़े होने को आए हो और जवानी चढ़ी है। भला मैं बूढ़ा कैसे होऊंगा? तुम हमेशा इतने प्यार से मेरे लिए करवा चौथ का व्रत रखती हो। आयु के साथ जवान भी हो गया हूँ। अरे पापा, आप मम्मी को कितना मक्खन लगाओगे? रहने दो, हमारी मम्मी तो वैसे भी बहुत खूबसूरत है। अच्छा, अब बहुत हो गया। आप दोनों ने खूब तारीफ कर ली मेरी। चांद आ गया है, करवा चौथ की रस्म पूरी करते हैं। फिर अमरावती बड़े प्यार से करवा चौथ का व्रत पूरा करती है और पति उसे पानी पिलाता है। ऐसे ही वक्त गुजरता है। अमरावती अपने 5 बेटों और पति के साथ बहुत खुशहाल जिंदगी जी रही थी, पर अचानक एक हादसे में कमलेश उसे छोड़कर चल बसता है, जिसके बाद 5 बेटों को पालने की जिम्मेदारी अकेले उसके कंधों पर आ जाती है। वो जैसे तैसे बच्चों को रूखा सूखा खाना खिलाती है। पैसे न होने पर एक दिन वो कहती है, समझ नहीं आ रहा, घर का खर्च चलाने के लिए क्या काम करूं, कौन सा करूं? बच्चों को छोड़कर कहीं काम करने जाऊंगी तो इन पर ध्यान कैसे दूंगी? अरे हाँ, मुझे सिलाई आती है। पहले ही खराब मशीन पड़ी है, उसको ठीक कराती हूँ, फिर लोगों के कपड़े सिलती हूँ, कम से कम कुछ पैसे तो आएंगे। फिर अमरावती अलमारी के ऊपर से खराब मशीन को निकालकर मशीन का तेल डालकर चलाने की कोशिश करती है। उसकी जंग हटाती है। देखते ही देखते 4 दिन बाद उसकी मशीन ठीक से चलने लग जाती है। अरे वाह, मैंने कर दिखाया। अच्छा हुआ मैं खुद ठीक कर लिया इसे, वरना मशीन ठीक करने वाला तो 1000 रुपए ले लेता। फिर अमरावती आते जाते सामान लाकर आस पड़ोस के कपड़े सिलने की बात बता देती है। अगले दिन ही उसके पास लोग आकर कपड़े सिलवाने लगते हैं, जिससे वो अपने घर का धीरे धीरे खर्च उठाती है और अपने बच्चों की ख्वाहिशें पूरी करती है। तभी एक साइकिल वाला आदमी जोर जोर से घंटी बजाता है और अमरावती कान पर हाथ रखकर कहती है, अरे कौन पागल वागल हो क्या, जो साइकिल की घंटी बजाए जावत हो? बीच रास्ते में खड़ी होकर क्या सोच रही हो? अपने घर जाओ ना। लगता है मैं पुरानी बातों में डूब गई थी। घर चलती हूँ, सांझ होने को आई है। अमरावती कपड़े देने के बाद वापस घर आ जाती है और घर के काम करने लगती है, जिसमें उसे थकान हो जाती है। 8 बजे तक उसके 5 बेटे आ जाते हैं। 5 बेटों की शिक्षा 5वीं तक हुई थी, जिस कारण वो पढ़ लिख नहीं पाए और छोटी मोटी मजदूरी करने लग गए। माँ, भूख लगी है, खाना दो। क्या बनाया है आज आपने? आज मैंने आलू के पराठे और चटनी बनाई है, लेकिन अब ये काम मैं रोज रोज नहीं कर सकती। मेरे हाथ घिस जाते हैं सिलबट्टे पर चटनी पीसते पीसते। अब मेरे लिए 5 बहू लेकर आओ जो मेरा साथ दे। आपकी जैसी इच्छा माँ, हम जरूर पूरी करेंगे। आपने भी तो हमारे लिए बहुत कुछ किया है। ठीक है फिर। अमरावती एक गरीब औरत थी और 5 बेटे भी थोड़ी बहुत पगार लाते थे, जो किराए राशन छोटे मोटे काम में चली जाती थी। तो एक जमींदार से अमरावती कुछ पैसों का कर्ज लेकर अपने 5 बेटों की अच्छी लड़की से ब्याह करवा देती है। 5 बहू का गृह प्रवेश करवाती है। देखो बहू, जो भी है मेरे पास बस यही है, छोटा सा घर है, इसको महल बनाकर तो रखोगी ना? हाँ माँ जी, आप निश्चिंत रहिए, इस घर की सारी जिम्मेदारी अब हम 5 बहू की है। बस यही सुनने के लिए मेरे कान तरस गए थे। आते ही 5 बहू घर की सारी जिम्मेदारी संभाल लेती हैं। अपनी सास का बहुत ख्याल रखती थी और सास की दर्जी का काम करवाने में मदद भी किया करती थी। माँ जी, मुझे भी थोड़ी बहुत सिलाई आती है। आप बहुत अच्छी सिलाई करती हैं। इतनी अच्छी डिजाइन मुझे भी नहीं आती है। माँ जी, क्या मैं इस ब्लाउज में तुरपाई कर सकती हूँ? तुम बहुए तो वैसे ही घर संभालती हो, ये काम मुझे ही करने दो, पर तुम्हारी इच्छा है तो कर लो। माँ जी, आपका काम करके हमें खुशी होती है, करने दीजिए ना। सब अच्छा चल रहा था, पर 5 पति के काम ठप हो गए थे। 3 भाई कारखाने में काम करते थे और 2 भाई जोमेटो पर खाना लेट देने की वजह से दोनों भाइयों को जॉब से निकाल दिया था। ये सुनते ही घर के सभी लोग उदास हो जाते हैं। हे भगवान, ये मेरे 5 बेटों पर कैसी विपदा आ गई है। अब घर का खर्चा कैसे चलेगा? मेरे पास भी काम नहीं आ रहा है। माँ जी, आप बुरा न माने तो हम 5 बहू भी काम करना चाहती हैं, जब तक घर के हालात सुधर नहीं जाते। अरे नहीं भारती, हम ऐसे तुम्हें कैसे करने दे सकते हैं? हम घर पर बैठेंगे और तुम काम करोगी। देवर जी,
परिस्थिति की गंभीरता को समझिए। हम 11 जने हैं, 2 दाने खाकर पेट नहीं पाल सकते। बहू ठीक कह रही है, बिल्कुल मैं तुम्हारे साथ हूँ बहू। और फिर 1.5 महीने बाद करवा चौथ, दिवाली भी है, काम भी खिंच जाएगा। जी माँ जी। घर की आर्थिक स्थिति डावाडोल हो गई थी, जिस वजह से उन्हें सूखी नमक रोटी खानी पड़ती थी। फिर 2 बहू को ढाबे पर और 2 बहू को झाड़ू पोंछे का काम मिल जाता है और एक बहू सास के साथ दर्जी का और घर संभालने का काम करती है, उसकी मदद करती है। धीरे धीरे उनकी गरीब गाड़ी ठीक से चल रही थी। एक दिन दूसरी गली की ममता आती है। आंटी जी नमस्ते, मेरी मम्मी ने बताया आप बहुत अच्छे कपड़े सिलती हैं, इसीलिए मैं आपके पास आई थी। आप जानती हैं 1 हफ्ते बाद करवा चौथ है, तो आप मेरा एक प्यारा सा लहंगा सिल दीजिए ना, जो पैसे होंगे मैं दे दूंगी। ठीक है बेटा, 4 दिन में ही बन जाएगा, तुम आकर ले जाना। जी शुक्रिया। 4 दिन में अमरावती एक डिजाइनर लहंगा तैयार करती है, जिसमें उसकी बहू किंजल साथ देती है। ममता जब अमरावती का बनाया हुआ लहंगा देखती है तो वो बहुत तारीफ करती है और अपने पति को पहनकर दिखाती है, जिसे देखकर वो कहता है, वाओ ममता, यू लुकिंग लाइक अ वाओ, वेरी ब्यूटीफुल। मेरे अकाउंट से कितने लाख रुपए लेकर ये लहंगा बनवाया है? ओ हस्बैंड जी, ये लाखों रुपए का लहंगा नहीं है, लेकिन काम लाखों रुपए वाला ही है। मेरी जान पहचान की एक आंटी हैं, उन्होंने 2000 रुपए में ही सिल दिया। क्या इतना सस्ता? इसका मतलब वो बहुत बड़ी कलाकार है इस काम में। मेरी उनसे मुलाकात करवाओ, मैं अपने कारखाने में उनके इस हुनर को चाहता हूँ। बिल्कुल। दूसरी ओर मशीन के सामने बैठी अमरावती कहती है, मैंने इतना सुंदर लहंगा ममता के लिए बनाया है, तो अपनी बहुओं के लिए भी बना सकती हूँ। 2 दिन है, 5 का लहंगा तैयार कर दूंगी। अमरावती दिन रात एक करके अपनी बहुओं को बिना बताए 5 का लहंगा तैयार करती है और करवा चौथ की सुबह कहती है, बहू देखो, मैंने तुम 5 के लिए ये लहंगा बनाया है, आज इसे ही पहनकर पूजा करना। माँ जी, ये तो बहुत खूबसूरत लहंगा आपने बनाया है, ऐसा लग रहा है किसी फैशन डिजाइनर ने बनाया हो। हाँ माँ जी, आपके हाथों में बहुत अच्छा हुनर है। हाँ, पर इसका कोई फायदा नहीं है। ऐसे कैसे नहीं है? मुझे आपका काम बहुत अच्छा लगा। आंटी जी, सच में लाखों में एक लोग होते हैं जो इतना बेहतरीन डिजाइन बना पाते हैं। मुझे आपका काम इतना पसंद आया कि खुद चलकर आ गया। क्या आप मेरे कारखाने में काम करेंगी? मैं चाहता हूं मेरी कंपनी से ऐसे बेहतरीन डिजाइन निकलें और मैं आपको इसकी अच्छी कीमत अदा करूंगा। हाँ आंटी जी, ये मेरे पति हैं, आपने मेरा लहंगा बनाया था ना, वो इन्हें बहुत अच्छा लगा। हाँ माँ जी, मैं तो कहती हूँ आप हाँ कर दीजिए, आपको ये पहुंच मिल रही है जो किसी को नहीं मिलती। हाँ माँ जी, हाँ कर दीजिए। हाँ माँ। तुम सब कहते हो तो ठीक है। अमरावती आरव की कारखाने में काम करने के लिए हाँ कर देती है। फिर रात होने पर अमरावती की 5 बहू उसके बनाए लहंगे में करवा चौथ का व्रत पूरा करती हैं और आरव के कारखाने में काम करने के बाद उसे बहुत सफलता हासिल होती है। उनके घर के हालात भी ठीक हो जाते हैं और 5 बहू अपनी सास से दर्जी का काम बखूबी सीख लेती हैं और बेटे अपना ही कपड़े का बिजनेस करने लगते हैं और सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं।